हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लैड 30 एकेडमी में। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम एक 11th का बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, बट ये हम दोबारा से कवर करने वाले हैं 11th क्लास में। दैट इज लेटेंट हीट। बच्चे, क्या होता है ये लेटेंट हीट? आइए इसको समझते हैं और बिल्कुल प्यार से, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार देखोगे वीडियो और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस हीट के बारे में। सो व्हाट इज लेटेंट हीट? और इसको हिडन हीट भी बोला जाता है। हिडन मतलब आपको पता है, जो गुप्त छुपा हुआ समथिंग। सो इसको लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी बोलते हैं। क्यों इसको हिडन हीट भी बोला जाता है वो भी समझेंगे। अच्छा, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में आई गेस 9th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, लेटेंट हीट का एक्सपेरिमेंट। आपने देखा होगा कि आपने वाटर लिया, फॉर एग्जाम्पल वाटर ही, हमने जो लिक्विड लिया है वो हमने वाटर ही लिया है। तो आप वाटर को लैब में हीट कर रहे हो और आपने थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है। आप वाटर को हीट कर रहे हो, कंटिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हो, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और आप देखोगे कि इस जैसे ही आप हीट करना शुरू करते हो, जो टेम्परेचर होता है थर्मोमीटर में वो बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। और जैसे ही 100 डिग्री आ जाता है टेम्परेचर, तब आप देखोगे कि जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ना होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो, मतलब एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल रुक जाता है और फिर बहुत धीरे धीरे से वो बढ़ता है। 100 के 99 या 98 के आसपास आकर टेम्परेचर क्या होने लगता है, आपको बिल्कुल बढ़ता हुआ वो नजर ही नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? हीट तो आप अभी भी दे रहे हो, पहले टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज कर रहा होता है और जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है वाटर का, आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 99 100 के बीच में जाकर रुक जाता है। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ना एकदम स्टॉप हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। हीट सप्लाई, अभी भी आप जो हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रही है? तो ये हीट कहाँ जा रही है? पहले आपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ रहा था, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है कि हीट सारी आपके टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है, वाटर को बॉईल कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट पर आते ही आपका टेम्परेचर रुक जाता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता, तो उस टाइम पर आपकी हीट कहां पर जाती है? आइए समझते हैं कि उस टाइम पर हीट कहां जा रही होगी। बच्चों, ये लेटेंट हीट, हिडन हीट, इसको लेटेंट हीट और हिडन हीट बोलते हैं। जब आपका थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है, उसके बाद जो आप हीट सप्लाई करते हो और तब तक जब से दोबारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू नहीं होता, तो ये जो वाली जो हीट है, जो टेम्परेचर बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, इसी हीट को लेटेंट हीट और हिडन हीट कहते हैं। तो ये कहाँ जा रही है? ये बेटा जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अच्छा समझो, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। मतलब क्या कन्वर्जन होगा आपका? कन्वर्जन क्या होगा इस बॉइलिंग पॉइंट पर? लिक्विड टू गैस फेज कन्वर्जन होगा। और लिक्विड से गैस में जाने में क्या होता है? लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, आपको पता है, एज कंपेयर टू गैस। इन पार्टिकल्स में गैप आने लगेगा, मतलब ऑब्वियसली पार्टिकल्स आपने पढ़े हैं कैसे होते हैं, लिक्विड के और गैस के। गैस के पार्टिकल्स में स्पेसिंग ज्यादा होती है एंड वाटर लिक्विड के पार्टिकल्स में गैप कम होता है। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगी। तो ये वाली जो लेटेंट हीट है, ये ट्रांजिशन में जा रही है। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो बेटा, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए कि नहीं? इससे पहले तो क्या हो रहा था? लिक्विड का लिक्विड है, बस टेम्परेचर बढ़ रहा था, उससे पहले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी नहीं चाहिए। उसके बाद क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, तो इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में बदलना शुरू करते हैं। तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे इस चीज के लिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा है और गैस पार्टिकल्स में कम है। तो ये इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में ये एनर्जी जाती है। बेसिकली आप कहते हैं ट्रांजिशन में ये एनर्जी जाती है। लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको वीक करनी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर जाना है, तभी तो गैस फेज में वो आएंगे। तो ये लेटेंट हीट होती है, ये हिडन हीट होती है, जो आपके बॉइलिंग पॉइंट पर आएगी और ये टेम्परेचर को ना बढ़ाकर ये लिक्विड के पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करने में यूज होगी।
दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बेटा सेम प्रोसेस ही आपका होता है अगर आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो क्या होगा, आपने बर्फ ली, मान लो उसका टेम्परेचर -20 डिग्री है, ठीक है, फिर -20 से वो 0 बहुत स्पीड से होगा, बट जब आप देखोगे कि वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को रीच करता है तो वो उस टेम्परेचर पर रुक जाता है। अब ये कहाँ जा रही है हीट, ये हीट उसकी लेटेंट हीट में जा रही है, ट्रांजिशन में जा रही है, टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। तो दिस हीट जो आपके सॉलिड टू लिक्विड में ट्रांजिशन में जाती है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। मतलब फ्यूजन मतलब द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, इसको मेल्टिंग बोल देते हैं। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वो लिक्विड टू गैस। तो ये बन जाएगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, आई सेड द डेफिनेशन, the amount of heat required to convert a unit mass of liquid into its gas phase at its boiling point without change in its temperature, उस heat को हम बोलते हैं latent heat। The amount of heat required to convert 1 gram of liquid or 1 unit mass of liquid into gaseous phase at its boiling point without change in its temperature। वो हीट टेम्परेचर को बढ़ाने में बिल्कुल यूज नहीं होती लेटेंट हीट, वो सिर्फ ट्रांजिशन कराती है फ्रॉम वन फेज टू अनदर स्टेट, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बेटा उससे पहले जो आपने शुरू में हीट देना शुरू कर दी वो लेटेंट हीट में काउंट नहीं होगी, वो तो टेम्परेचर। अगर आप ग्राफ देखोगे हीट और टेम्परेचर के बीच का, हीट एंड टेम्परेचर, तो हमने मान लीजिए लिक्विड ही लिया है, 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक बीकर में लिक्विड लिया और उसको हीट देना शुरू किया, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, पर जैसे ही 0 डिग्री मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो ये जो आप हीट अभी भी सप्लाई कर रहे हो, बट ये हीट उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, ये हीट उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, आपका टेम्परेचर उस पॉइंट पर क्या आने लगेगा, कांस्टेंट। अब ये हीट कहाँ जा रही है, ये वाली जो आपने हीट दी ये कहाँ जा रही है, जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, ये लेटेंट हीट है, ये जा रही है ट्रांजिशन में फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। फिर जब सारा का सारा आपका आइस क्यूब्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो आप हीट देंगे तब उस हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और मान लीजिए हीट करते करते आप उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, फेज का ट्रांजिशन होगा, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन। तब तक आप हीट सप्लाई करोगे बट टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो ये हो गई आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये हो गई आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो एक कांस्टेंट हीट आती है, जो जिसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, जिसमें टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। देखो हीट तो आप बढ़ाई जा रहे हो, तो ये हीट कहाँ जा रही है, टेम्परेचर में तो नजर नहीं आ रही, ये आपके फेज ट्रांजिशन में जा रही है। बेटा हमने वाटर लिया है इसलिए 0 और 100 लिया है, आप कोई और मटेरियल लेते हो तो उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर आपको ये कांस्टेंट ग्राफ नजर आएगा। उसके बाद फिर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो हीट बढ़ाते रहोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा फेज था, आपका बिल्कुल सॉलिड फेज था। यहाँ पर ट्रांजिशन शुरू हो जाएगी, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके कुछ पार्टिकल्स सॉलिड होंगे और कुछ लिक्विड होंगे, यहाँ पर सब पूरा लिक्विड होगा, और इस 100 डिग्री पर कुछ आपके गैसियस फॉर्म में होंगे और कुछ लिक्विड फॉर्म में होंगे। ये आपका एक ग्राफ हो जाता है बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। बेटा इससे क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पर आप जो आपके पास जो मटेरियल है उसके पार्टिकल्स आपके लिक्विड में भी होंगे और सॉलिड में भी होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आइस क्यूब्स में जैसे 0 डिग्री हो गया तो सारे के सारा आपका आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं, उस पर आपके पास दोनों तरीके के होते हैं, आपके पास तब लिक्विड भी होगा और तब गैस आपके पास आइस भी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट
द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट और पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड स्टेट विच हैव मोर एनर्जी। यह आपका मान लीजिए सॉलिड, ये सॉलिड से वाटर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए हैं। कैसे? यही तो पार्टिकल ज्यादा एनर्जी लेकर गए हैं, इन्हीं के पास तो लेटेंट हीट है, इन्हीं के पास है ना लेटेंट हीट, है कि नहीं? यही पार्टिकल्स तो ज्यादा एनर्जी लेकर कन्वर्ट हुए हैं। तो कौन से पार्टिकल्स के पास इस स्टेट में ज्यादा एनर्जी होगी? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फेज के पास, उनके पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट है। यही पार्टिकल जो एक दूसरे से दूर भागे हैं, ये पार्टिकल ज्यादा एनर्जी लेकर एक दूसरे से दूर गए हैं। और सेम क्वेश्चन आता है कि एट सेम टेम्परेचर एट इट्स एनी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर आपके पास लिक्विड भी होता है और आपके पास गैस भी होता है। तो कौन से पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी? तो कौन से पार्टिकल्स, मान लीजिए आपका ये लिक्विड है, ये लिक्विड वाले पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स बने हैं, तो इंटरमोलिकुलर ज्यादा एनर्जी लेकर ये वाले पार्टिकल्स गए हैं। तो गैस फेज के पास, गैस फेज में जो पार्टिकल्स होंगे सेम टेम्परेचर पर, उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी। इसी से बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि सेम टेम्परेचर का वाटर है और सेम टेम्परेचर पे स्टीम है, तो कौन ज्यादा बर्निंग इफेक्ट देगा? आपने सुना भी होगा कि भाप से हाथ ज्यादा जलता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। बर्निंग इफेक्ट्स ऑफ स्टीम इज ग्रेटर देन बर्निंग इफेक्ट्स ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, आपकी स्टीम से हाथ ज्यादा जलेगा और उसी टेम्परेचर का वाटर है, उससे बर्निंग इफेक्ट्स इतने नहीं आएंगे। बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि जो उसी टेम्परेचर पे जो आपका गैस है, उन मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा हीट एनर्जी है, दैट इज हिडन हीट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और तो बर्निंग इफेक्ट्स कौन ज्यादा देगी? उसी टेम्परेचर की स्टीम ज्यादा देगी। और अगर इसी से रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि कूलिंग इफेक्ट्स कौन देगा? उसी टेम्परेचर की आइस या उसी टेम्परेचर का वाटर। आपको पता है, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसको ठंडी करने के लिए क्या डालते हो? आइस क्यूब्स डालते हो। उसी टेम्परेचर का वाटर का हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि उसी टेम्परेचर पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू सॉलिड के, आइस क्यूब्स के मॉलिक्यूल्स। तो आइस क्यूब्स के पास, आइस क्यूब्स क्या देगी? ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बाद उसी टेम्परेचर पर ज्यादा एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट और हिडन हीट। तो इससे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि बर्निंग इफेक्ट्स कौन ज्यादा देगा, क्यों देगा? तो आंसर इज लेटेंट हीट, वो छुपी हुई हीट जो वो मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन के वक्त लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।